सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, अप्लाइड आर्ट के इस स्पेशल फ्री बेस के अंदर आज मैं आपके सामने तीसरी क्लास लेकर आया हूं और हम इसमें पढ़ने वाले हैं मुद्रण का विकास, किस प्रकार मुद्रण का विकास होता है। और ये टॉपिक DSSB के एग्ज़ाम ड्राइंग टीचर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। प्रारंभिक मुद्रण कला। लिपि के पश्चात मुद्रण का आविष्कार दृश्य संप्रेषण में मानव इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार था। यानी पहला महत्वपूर्ण आविष्कार था लिपि। पहले मनुष्यों ने अपने संप्रेषण के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए लिपि का आविष्कार किया। और इस लिपि के आविष्कार के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार होता है जो था मुद्रण का आविष्कार। मुद्रण के जो प्रारंभिक प्रयास बौद्ध तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए थे। यानी बौद्ध धर्म के जो विशेषज्ञ थे, महापुरुष थे, उनके द्वारा सबसे पहले मुद्रण के प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। सर्वप्रथम चीन में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था। यानी मुद्रण करना का प्रारंभ कहाँ से होता है? चीन से होता है। उन लोगों ने लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रण करना प्रारंभ किया था। माना जाता है कि चीन में ही 1105 ईस्वी में तस-ए-लुन ने कागज़ का आविष्कार किया जो लिपि और मुद्रण के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। चीन में 165 ईस्वी में पत्थरों को खोदकर चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के उच्च कोटि के साहित्य की पत्थर की पुस्तक के पृष्ठ तैयार किए गए। यानी 165 ईस्वी के अंदर चीन में पत्थरों को खोदकर जो महान दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उनकी एक बुक थी, उनकी पुस्तक थी उच्च कोटि के साहित्य, उसकी पृष्ठ तैयार किए गए पत्थरों की पुस्तक के। सन 770 तक चीन में उभरी सतह से मुद्रण, रिलीफ प्रिंटिंग का विकास हो चुका था। और सन 770 ईस्वी तक क्या हुआ चुका था? वहाँ पर उभरी सतह से मुद्रण लेना यानी रिलीफ प्रिंटिंग का विकास हो चुका था, जिसमें लिपि व चित्रों का संयुक्त रूप से मुद्रण किया जाने लगा था। और उसके अंदर लिपि का भी और चित्रों का भी संयुक्त रूप से मुद्रण किया जाने लगा था। चीन की इस प्रक्रिया के द्वारा मुद्रित हीरक सूत्र, द डायमंड सूत्र, वर्तमान में विद्यमान सबसे प्राचीन पांडुलिपि मानी जाती है। यानी वर्तमान में जो पांडुलिपियाँ हैं हमारे पास, उसमें से सबसे प्राचीन जो पांडुलिपि है वो है हीरक सूत्र, जो चीन के अंदर मुद्रित की गई थी। यह 7 कागज़ों को चिपकाकर एक गोल लपेटे हुए कागज़ के रूप में है। यानी 7 कागज़ों को आपस में चिपकाकर एक लंबा गोल लपेटे के रूप में कागज़ के रूप में है। ये जो पांडुलिपि है, इसके लंबाई की बात करें तो लंबाई है 16 फीट और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। इसकी लंबाई 16 फीट है और चौड़ाई 12 इंच है, इसे याद रखें आप। जो हीरक सूत्र है, हीरक सूत्र भारत के संस्कृत ग्रंथ ब्रजच्छेदितम प्रज्ञापारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है। ये जो हीरक सूत्र है जो चीन के अंदर मुद्रित किया गया था, यह मूलतः भारतीय ग्रंथ है, एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, ब्रजच्छेदित प्रज्ञापारमिता। और इस ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, उसका नाम रखा गया हीरक सूत्र, जिसका मुद्रण 868 ईस्वी में किया गया था। जिसका मुद्रण किया गया था 868 ईस्वी में। इसे अर्ध भारतीय और अर्ध तुर्की बौद्ध कुमार जीव ने 402 ईस्वी में लिखा था। यानी इस ग्रंथ जो है ब्रजच्छेदित प्रज्ञापारमिता, जो ग्रंथ जो है उसको अर्ध भारतीय और अर्ध तुर्की बौद्ध कुमार जीव थे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था 402 ईस्वी में। 13वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रण किया जाने लगा। और 13वीं, इससे पहले अभी चल रहा था हमारा पत्थर से मुद्रण।
और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के अंदर लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रण किया जाने लगा। प्रारंभ में ताश के पत्ते और धार्मिक छवियों का मुद्रण किया गया। यानी जब मुद्रण करना प्रारंभ किया गया तो इसमें सबसे पहले ताश के पत्ते बनाए गए, छापे गए, फिर धार्मिक छवियों को मुद्रित या मुद्रण किया गया। यूरोप में 1400वें दशक में लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित प्रथम पुस्तक सौभाग्यवती मरियम की कहानी को माना जाता है। यानी लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित की गई यूरोप की पहली पुस्तक मानी जाती है। वो कौन सी है? सौभाग्यवती मरियम की कहानी। संप्रेषण के कार्य से यूरोप में प्रथम ब्लॉक मुद्रण का उदाहरण 1423 ईस्वी में मुद्रित संत क्रिस्टोफर से मिलता है। यानी इससे पहले ये किताबें थी लिखी गई पढ़ने के लिए, लेकिन संप्रेषण यानी अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किताब लिखी गई, जिसका मुद्रण या उदाहरण मिलता है आपको संत क्रिस्टोफर नामक एक पुस्तक के अंदर, जो यूरोप के अंदर मुद्रित की गई 1423 ईस्वी में। 1440 के दशक में मेंज जर्मनी के जोहन गुटनबर्ग ने धातु के गतिशील अक्षरों मूवेबल टाइपोग्राफी का आविष्कार किया। जोहन गुटनबर्ग ने कब आविष्कार किया गतिशील अक्षरों का? 1440 ईस्वी में। ये मेंज जर्मनी के थे। इन अक्षरों से गुटेनबर्ग ने प्रति पृष्ठ 40 लाइनों की बाइबल का मुद्रण किया। इन अक्षरों से गुटेनबर्ग ने बाइबल का मुद्रण किया, जिसके अंदर प्रति पृष्ठ यानी एक पृष्ठ के अंदर 40 लाइनें थी। इस पुस्तक को यूरोप की धातु के गतिशील अक्षरों द्वारा मुद्रित प्रथम पुस्तक माना जाता है। और यूरोप की धातु की गतिशील अक्षरों से मुद्रित पुस्तक की बात आती है तो यह बुक सबसे पहली बुक मानी जाती है, बाइबल। 1455 ईस्वी के अंदर गुटेनबर्ग द्वारा प्रेस बंद करने के पश्चात इस पद्धति पर शोध कार्य बंद हो गए। ये जो पद्धति थी 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने इस पद्धति को, इस प्रेस को बंद कर दिया। उसके बाद इस पद्धति पर कोई शोध कार्य नहीं होता है। गुटेनबर्ग के एक सहायक थे पीटर शोफर। गुटेनबर्ग के सहायक पीटर शोफर ने 14 अगस्त 1457 को धातु के ब्लॉक के 2 भागों से अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से लाल और नीले रंग में लैटिन में स्रोत संहिता पुस्तक का मुद्रण किया। यानी इससे पहले सिंगल रंग में काम हो रहा था, मुद्रित हो रही थी, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, लाल व नीले 2 रंगों से लैटिन भाषा के अंदर एक स्रोत संहिता पुस्तक का मुद्रण किया गया। एक मुद्रण करने वाले थे गुटेनबर्ग के सहायक थे पीटर शोफर, उन्होंने किया था। यह ऐसी प्रथम पुस्तक थी जिस पर मुद्रक का चिन्ह अंकित था। यानी यह पहली पुस्तक थी जिस पर एक मुद्रक का चिन्ह, मुद्रक का एक लोगो कह सकते हो, वो अंकित था। इससे पहले जो पुस्तक छपती थी उन पर छापने वाले का कोई निशान नहीं था, लेकिन यह एक पहली पुस्तक मानी जाती है जहाँ पर मुद्रण करने वाले का या मुद्रक का चिन्ह अंकित था। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम लगभग 1460 ईस्वी में जर्मनी के अल्बर्ट फिस्टर ने गुटेनबर्ग के टाइप और लकड़ी के ब्लॉक से चित्रों को मुद्रित कर सचित्र पुस्तक द फार्मर फ्रॉम बोहेमियन का मुद्रण किया, जिसमें 5 पुस्तकों के 9 संस्करण मुद्रित किए गए। और गुटेनबर्ग के टाइप और लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित की पुस्तक थी, वो थी द फार्मर फ्रॉम बोहेमियन। सन 1473 में विलियम कैक्सटन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम कैक्सटन, 1473 ईस्वी में। इससे भी आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, स्टार लगा रहा हूँ मैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा मुद्रित किया गया? तो सही जवाब आपको हो जाएगा विलियम कैक्सटन ने। विलियम कैक्सटन ने ही 1477 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का प्रथम विज्ञापन
मुद्रित किया। तो अंग्रेजी भाषा का प्रथम जो विज्ञापन था वो मुद्रित करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? विलियम कैक्सटन थे। मुद्रण के विकास के कारण ही 17वीं सदी के मध्य तक साप्ताहिक समाचार पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और ये जो मुद्रण का विकास प्रारंभ हुआ, इसी के कारण ही 17वीं शताब्दी के मध्य तक की साप्ताहिक समाचार पत्र और पुस्तकों का प्रकाशन जो है प्रारंभ हो पाया। इस समय मध्य यूरोप जर्मनी के अंदर न्यूरेमबर्ग मुद्रण का प्रमुख केंद्र बन गया था। यानी इस समय न्यूरेमबर्ग जो था वह मुद्रण का प्रमुख केंद्र था, जो जर्मनी में स्थित था। यह मध्य यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण मुद्रण का केंद्र था। यहाँ का मुख्य मुद्रक एंटोन कोबर्गर था। एंटोन कोबर्गर जो था मुख्य मुद्रक था, जिसने यहाँ पर पुस्तकों के लगभग 200 संस्करण प्रकाशित किए थे। यह अल्बर्ट ड्यूरर का गुरु भी था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अल्बर्ट ड्यूरर के गुरु कौन थे? वो थे एंटोन कोबर्गर। सन 1493 में न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल पुस्तक के जर्मन एवं लैटिन में भी संस्करण मुद्रित किए गए। इस पुस्तक के लेआउट और इलस्ट्रेशन में प्रसिद्ध चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर ने सहयोगी का कार्य किया था। यानी 1493 में जो पुस्तक मुद्रित होती है उसका नाम था न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल। और इस पुस्तक के अंदर पुस्तक के जो लेआउट है, इलस्ट्रेशन वगैरह जो कार्य है, उन कार्यों में प्रसिद्ध चित्रकार हमारे अल्बर्ट ड्यूरर ने सहयोगी के रूप में कार्य किया था। तो यह पुस्तक इस कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि अल्बर्ट ड्यूरर ने किस पुस्तक के लेआउट बनाने में सहयोग किया? तो हमारी महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी ये न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल। सन 1498 में द अपोकोलाइप्स, जिसे क़यामत कहते हैं, के जर्मन एवं लैटिन में संस्करण प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ड्यूरर के द्वारा तैयार किए गए संत जोहन के रहस्योद्घाटन से संबंधित 15 इलस्ट्रेशनों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित की गई थी। यानी यह एक पुस्तक जो थी प्रकाशित की गई, क़यामत नाम से थी, द एपोकैलिप्स। इस पुस्तक के अंदर संत जॉन के रहस्योद्घाटन से संबंधित 15 इलस्ट्रेशनों की महत्वपूर्ण श्रृंखला छपी, जो कि लकड़ी से ब्लॉक से मुद्रित की गई थी, जिसको वुडकट कहते हैं। वुडकट या लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित की गई थी यह पुस्तक, जिसके कारण ड्यूरर संपूर्ण यूरोप के अंदर प्रसिद्ध हो गए। और इस पुस्तक में जो इनके श्रृंखला छपी थी, इसके कारण ये पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। 17वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में लकड़ी की जगह तांबे की प्लेट उत्कीर्णन द्वारा मुद्रण किया जाने लगा। और 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि जहाँ तक अब तक लकड़ी के ब्लॉक से पुस्तकें मुद्रित हो रही थी, तो अब उसकी जगह तांबे की प्लेट ने ले ली और तांबे की प्लेट उत्कीर्णन के द्वारा मुद्रण कार्य होने लगा। थॉमस बेविक को कास्ट उत्कीर्णन का पितामह कहा जाता है। वुड इंग्रेविंग का फादर कहा जाता है थॉमस बेविक को। अब हम बात करें लिथोग्राफी का विकास। अब लिथोग्राफी का विकास किस प्रकार होता है? बवेरिया जर्मनी में 1798 ईस्वी में एलोयस सेनेफडर ने पत्थर के प्रयोग से मुद्रण की लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया था। तो लिथोग्राफी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? एलोयस सेनेफडर, जो कि बवेरिया जर्मनी के थे। उन्होंने आविष्कार किया था 1798 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में सेनेफडर ने रंगीन मुद्रण के लिए प्रयोग प्रारंभ किए और लिथोग्राफी द्वारा बहुरंगी चित्रों का मुद्रण किया। और सन 1800 के अंदर इन्होंने रंगीन चित्र बनाने के लिए भी प्रयास किए थे। बहुरंगी मुद्रण की इस पद्धति का नामकरण जो है फ्रेंच मुद्रक गॉडफ्रे इंजलमैन ने 1837 ईस्वी में क्रोमोलिथोग्राफी के रूप में किया।
वो जो लिथोग्राफी थी उसको नाम दिया गॉडफ्रे इफ्लेमेन ने, एक नया नाम दिया जिसका नाम था क्रोमोलिथोग्राफी। और यह लिथोग्राफी से इतनी भिन्न थी कि लिथोग्राफी के अंदर जहाँ एक ही कलर की मुद्रण कार्य हो रहा था, वहीं क्रोमोलिथोग्राफी के अंदर रंगीन मुद्रण कार्य होने लगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगीन मुद्रण कार्य किस तकनीक में होता है, तो वो था क्रोमोलिथोग्राफ। सन 1856 में लुईस परंग और जूलियस मेयर ने अपनी क्रोमोलिथोग्राफी की प्रेस की स्थापना की। लुईस परंग व जूलियस मेयर के द्वारा एक क्रोमोलिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की जाती है 1856 में। परंग इसमें पत्थर व डिजाइन तैयार करते थे। परंग का मुख्य कार्य था पत्थर व डिजाइन तैयार करना, तथा मेयर जो है मशीन से मुद्रण करते थे। इस तरह दोनों ने मिलकर एक प्रेस की स्थापना की, दोनों मिलकर इस प्रकार कार्य करते थे। परंग ने 1860 ईस्वी में लैब परंग एंड कंपनी नाम से अपनी प्रेस की स्थापना कर ली, और 1860 ईस्वी के अंदर परंग ने अपनी खुद की एक प्रेस की स्थापना की, इसका नाम था लैब परंग एंड कंपनी। परंग ने प्रथम बार 1873 ईस्वी में क्रिसमस कार्ड प्रकाशित किए, और लैब जो परंग ने ही सबसे पहले 1873 के अंदर क्रिसमस जो कार्ड है वह प्रकाशित किया। और इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर्स वगैरह के, शादी के या हैप्पी बर्थडे के क्रिसमस कार्ड, इस प्रकार बधाई के जो कार्ड थे वह प्रकाशित होने लगे। परंग को अमेरिकन क्रिसमस कार्ड का पिता कहा जाता है। जो परंग है इन्हीं को अमेरिकन क्रिसमस कार्ड का पिता कहा जाता है। फोटोग्राफी का मुद्रण में प्रयोग। अब फोटोग्राफी जो है इसका मुद्रण में किस प्रकार प्रयोग होता है जरा देखिए। फ्रांस के जोसेफ निप्से ने 1822 ईस्वी में कांस्य की शीट पर प्रकाश संवेदी सामग्री लगाकर उसका अमल लेखन या एच्ड कर मुद्रण शीट तैयार की, जिससे उत्कीर्ण मुद्रण पद्धति का आविष्कार हुआ। यानी फोटोग्राफी के अंदर बात करें तो जो जोसेफ निप्से थे उन्होंने एक कांस्य की शीट पर प्रकाश संवेदी सामग्री लगाई, अमलांकन के द्वारा मुद्रण शीट तैयार की और उत्कीर्ण मुद्रण पद्धति का विकास कर लिया। जोसेफ निप्से द्वारा ही 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा छायांकन का निर्माण किया गया। छायांकन यानी फोटोग्राफ्स का निर्माण किया गया। सबसे पहले फोटोग्राफ्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जोसेफ निप्से के द्वारा 1826 ईस्वी में यह कार्य किया गया था। सर्वप्रथम अंग्रेज विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबॉट ने 1835 ईस्वी में प्रथम फोटोग्राफी नेगेटिव तैयार किया गया। अब पूछ ले प्रथम फोटोग्राफी नेगेटिव तैयार किसने किया? तो वो व्यक्ति थे विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबॉट। सन 1844 में टॉलबॉट ने द पेंसिल ऑफ नेचर नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें चित्रों के स्थान पर वास्तविक फोटोग्राफ्स लगाए थे। यानी टॉलबॉट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था द पेंसिल ऑफ नेचर, और यहाँ पर इन्होंने कोई चित्र नहीं बनाए बुक के अंदर, सीधे फोटोग्राफ्स चिपका दिए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक फोटोग्राफी का प्रयोग भी डिज़ाइन के लिए किया जाने लगा, और 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ, जो फोटोग्राफ्स जो थे इनका प्रयोग डिज़ाइन वगैरह में किया जाने लगा। सन 1906 ईस्वी में प्रथम ऑफसेट प्रेस की स्थापना की जाती है। 1906 ईस्वी में प्रथम ऑफसेट की स्थापना की गई। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको आज की क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी नज़र आती है तो वो भी कमेंट करें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही जल्द हम अप्लाइड आर्ट का, ग्राफिक डिज़ाइन का, विज्ञापन जो कला है इसका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, जो हमारी आगामी आने वाली इस भर्ती एग्ज़ाम में DSSP का जो एग्ज़ाम आने वाला है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।